हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 पर हिरोशिमा के आसमान में एक रोशनी दिखती है और कुछ ही सेकंड बाद पूरा शहर साफ। लगभग 70,000 लोग कुछ ही सेकंड से मारे जाते हैं और बाकी के 70-80 हजार रेडिएशन फॉल आउट से मारे जाते हैं। उस समय दुनिया के पास सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर बॉम्ब थे और आज 12,500 से ज्यादा हैं और उनमें से हर एक हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से लगभग 80 गुना ज्यादा ताकतवर है और इन बॉम्ब्स का सबसे बड़ा जखीरा रशिया और यूएसए के पास है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया यूएसए और रशिया में अगर न्यूक्लियर माल मसाला चल भी जाए, मतलब मरे अपनी बला से गड्ढे में जाके, हमारी सेहत पर उसका क्या फर्क पड़ेगा, तो आओ बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। एनवायरमेंटल साइंस में कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियर विंटर, एक ऐसी सर्दी जहां ना पीने का पानी है, ना सांस लेने के लिए साफ हवा, ना सूरज की रोशनी है, ना खाने के लिए खाना है, ना बिजली है, ना कोई दवा। और ये उन लोगों का हाल है जिनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर धमाके हुए थे। न्यूक्लियर विंटर तो एक के बाद एक लगे उन तुक्कों का नतीजा है जो वैज्ञानिक इतिहास में बिल्कुल फिट बैठ गए। अब सुनो कहानी, एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी खोज ने दुनिया का भविष्य बदल कर रख दिया। जर्मनी, नवंबर 1895। कैथोड रे ट्यूब का नया खिलौना मार्केट में आया था और हर वैज्ञानिक उसके ऊपर हाथ साफ करना चाहता था। अब भैया ये खिलौना रोंटेंजन बाबू के हाथ लगा। उन्होंने इसे काले गत्ते में लपेटकर ये सोचा कि इसमें बिजली छोड़ूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। अब भैया रोंटेंजन बाबू ने मशीन को काले गत्ते से लपेट दिया, कमरे में अंधेरा कर दिया, मशीन ऑन कर दी, लेकिन तभी एक केमिकल वाली प्लेट चमकने लगी। रोंटेंजन बोला, है ये क्या हुआ? भाई साहब परेशान इसलिए थे कि भैया ये रोशनी लीक कहां से कर रही है, क्योंकि पूरा जुगाड़ तो काले गत्ते के अंदर बंद है, कमरे में कोई रोशनी नहीं है। फिर भाई साहब की खोपड़ी की झोपड़ी में ख्याल आया कि बेटा रोशनी लीक नहीं कर रही, बल्कि कोई अनजानी चीज इस काले गत्ते से निकलकर, मतलब आर पार निकलकर प्लेट के ऊपर जाकर टकरा रही है। अब क्योंकि मैथ्स में अननोन वेरिएबल को एक्स मान लेते हैं, तो भैया जर्मनी के इस जुगाड़ू ने इस अनजानी चीज का नाम एक्सरे रख दिया। अब भाई के दिमाग में सवाल आया कि भैया ये रोशनी किस किस चीज के आर पार निकल सकती है। अब भाई ने बड़ा रिस्क लिया, अपनी बीवी को बुलवाया, उनका हाथ फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखवाया और जैसे ही एक्सरे छोड़ा, मोहतरमा के हाथ की हड्डियों का ढांचा प्लेट के ऊपर दिखने लगा। खैर सब कुछ ठीक रहा। डॉक्टर्स को एक खेलने के लिए नया खिलौना मिल गया, क्योंकि अब शरीर को बिना खोले हड्डियों की फिटिंग में हुई गड़बड़ को देखा जा सकता था। एक्सरे यही काम तो करता है। वैसे क्या आपको याद है कि ये जो कैथोड रे ट्यूब था ये पुराने टीवी में भी होती थी, तो भैया इस हिसाब से तो मतलब ये बनता है कि टीवी भी एक्सरे छोड़ता होगा। हाँ जी, इसीलिए टीवी से दूर बैठने की सलाह दी जाती थी। एक्सरे बस आंखों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता था। अब वापस कहानी पर। तो इस खोज की वजह से रोंटेंजन बाबू को 1901 में फिजिक्स का पहला, हाँ जी पहला नोबेल प्राइज मिल गया। अब यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं कि भैया कैथोड रे ट्यूब तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास थी और फोटोग्राफिक प्लेट भी मौजूद थी, तो एक्सरे रोंटेंजन को ही क्यों मिला? और दूसरा सवाल ये कि क्या एक्सरे अकेली ऐसी इनविजिबल रे है जो प्रकृति में मिलती है या किसी चीज से पैदा की जा सकती है, या और भी ऐसी रेज होती है? देखो फोटोग्राफिक प्लेट और केमिकल पेपर का चमकना तो दुनिया भर में देखा जा रहा था, लेकिन बाकी वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि प्लेट खराब हो गई या कोई ग्लिच हो गया और इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन रोंटेंजन ने सवाल पूछा कि भैया आखिर ये क्यों हुआ? जीनियस हमेशा यही करते हैं, जिसे दुनिया इग्नोर करती है वो उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अब 1 साल बाद 1896 में दुनिया अपना सर खुजा रही थी कि भैया एक्सरे के अलावा और कौन कौन सी रेज हैं जो इनविजिबल है। लेकिन पेरिस में बैठे बेकुरेल बाबू ये सोच रहे थे, क्या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल एक्सरे को सोखकर वापस एक्सरे छोड़ सकते हैं? क्योंकि भैया फॉस्फोरेसेंट मटेरियल वो खास मटेरियल है जो रोशनी को सोखकर वापस रोशनी दे सकते हैं। एल्केमी में इन्हें सोने से ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता था। अब बेकुरेल बाबू को यह लगा कि अगर उनका तुक्का चल निकला तो एक्सरे के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सस्ते में काम निपट जाएगा और एक आधा नोबेल प्राइज अपनी झोली में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कमाल का तुक्का फिट बैठ गया। उस समय दुनिया भर के फॉस्फोरेसेंट मटेरियल थे, लेकिन बेकुरेल के पास कौन सा था? यूरेनियम। अब भाई ने प्लान बनाया कि वो यूरेनियम के ऊपर सूरज की रोशनी देकर मारेंगे। क्यों? क्योंकि भैया सूरज की रोशनी में भी एक्सरे मिलता है। तो अब ये यूरेनियम सूरज की रोशनी से एक्सरे सोखेगा और बाद में एक्सरे छोड़ेगा। ये भाई का प्लान था। अब भाई साहब अपना तामझाम लेकर कुर्सी डालकर सूरज के सामने टकटकी लगाकर बैठ गए, लेकिन भैया सूर्य भगवान प्रकट ही ना हुए। भाई का एक्सपेरिमेंट लटक गया। अब बेकुरेल बाबू होकर रुष्ट बनाकर यूरेनियम की पुड़िया अपने एक दराज में डाल देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, सूरज भगवान फिर भी प्रकट ना हुए, मतलब बादल वगैरह छाए हुए थे। अब पता नहीं भाई के दिमाग में क्या बात आई, उन्होंने वो प्लेट निकाली, मतलब वो प्लेट निकाली जिसके ऊपर यूरेनियम की पुड़िया रखी थी और उस प्लेट को डेवलप करा लिया, इस उम्मीद में कि कहीं से थोड़ी बहुत रोशनी आ गई होगी, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। भाई साहब प्लेट के ऊपर बिल्कुल क्लियर निशान आया। भाई ने एक्सपेरिमेंट दोहराया 2 बार 3 बार, हर बार सेम रिजल्ट आया। लेकिन ये कैसे हो सकता था? तो इसका जवाब बस एक ही था कि यूरेनियम
अपने अंदर से ऊर्जा पैदा कर रहा था और यहाँ से स्पॉन्टेनियस रेडिएशन की खोज हो गई और ये भाई भी अपना नोबेल प्राइज लेकर घर चले गए। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का किस्सा भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो किस्सा मैं पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है उस वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसके बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा, इसलिए कमेंट में हल्ला मत काटना। अब वापस चलो बेक्यूरेल की कहानी पर। अब भैया बेक्यूरेल बाबू हो गए फेमस और पहुंच गए फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में। वहां पर अपना भाई लेक्चर दे रहा था और इनका लेक्चर मैरी क्यूरी सुन रही थी। अब यहाँ पर मैरी क्यूरी के दिमाग में दो सवाल आए। पहला तो ये कि अगर यूरेनियम स्पॉन्टेनियस रेडिएशन दे सकता है तो प्रकृति में और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ये काम कर सकते हैं, और दूसरा सवाल आखिर यूरेनियम स्पॉन्टेनियस रेडिएशन दे क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। अब भैया मैरी क्यूरी ने पिच ब्लेंड यानी कि यूरेनियम के ओर की जांच पड़ताल करी जो यूरेनियम से भी ज्यादा रेडिएशन दे रहा था। अब मैडम को शक हुआ और जांच पड़ताल करने पर उन्हें एक नया एलिमेंट मिल गया जिसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर यानी कि पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा। इसके बाद मैरी क्यूरी को मिला रेडियम और इससे पहले कि वो और रिसर्च कर पाती, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से उनका देहांत हो जाता है और वो आज तक के वैज्ञानिक इतिहास में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाली अकेली इंसान है। अब यहाँ पर दुनिया को दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो मिल गए, लेकिन एक सवाल रह गया, आखिर रेडिएशन पैदा कैसे होता है। अब भैया 1905 में एंट्री होती है फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन की। भाई साहब के दिमाग में सवाल आया कि ठीक है रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडिएशन देता है, ठीक है, लेकिन क्या इन ऊटपटांग हरकतों से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मास पर कोई फर्क पड़ता है? अगर हाँ तो कितना फर्क पड़ता है? अब भैया जांच पड़ताल करने के बाद महाराज ने E=mc² नाम की इक्वेशन छाप दी। फिर भैया 1932 में एंट्री होती है जेम्स चैडविक की और इनका दुख अलग ही लेवल पर था। नहीं एक मिनट रुको, चैडविक से पहले तो न्यूक्लियर फिजिक्स के पिताजी आए थे, मतलब अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जिक्र भी होना चाहिए। तो भैया आप जरा रदरफोर्ड के बारे में भी सुन लो। रदरफोर्ड भाई साहब थे चैडविक के उस्ताद, जो ये बताते हैं कि एटम का 99.99% मास उसके न्यूक्लियस में होता है, और ये बताकर ये भाई साहब भी 1908 में एक नोबेल प्राइज ले उड़े। अब इनके चेले चैडविक ने ये सोचा कि उस्ताद ने ये तो बताया ही नहीं कि न्यूक्लियस में ये सारा माल मसाला आया कहां से। और भैया एक वैज्ञानिक का सबसे बड़ा दुख होता है वो सवाल जिसका जवाब उसके पास ना हो। अब भैया चैडविक भाई साहब ये सोच रहे थे कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, लेकिन एक मिनट, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करते हैं। अब इसका ये मतलब भी निकलता है कि भैया एटम को अनस्टेबल होकर टूट जाना चाहिए, लेकिन ये टूट काहे नहीं रहा? आखिर ये प्रोटॉन की यूनियन बाजी चल कैसे रही है? फिर भैया चैडविक बाबू ने एक जुगाड़ बनाया और बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल दे मारे और फिर बताया कि भैया न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन नाम का भी एलिमेंट नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद रहता है। अब यही न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन के बीच में बफर का काम करता है जिससे रिपल्शन कम होता है, और दूसरा ये न्यूट्रॉन एक ग्लू की तरह भी है जो सारे प्रोटॉन्स को पकड़कर इकट्ठा रखता है। और इस खोज के बाद चैडविक ने भी एक नोबेल प्राइज झटक लिया। इन भाई साहब की खोज कितनी बड़ी थी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से सारे तार जुड़ेंगे। देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास एनर्जी में बदल सकता है, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का सारा मास उसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद है। अब अगर एटम से एनर्जी निकालनी है तो न्यूक्लियस को तोड़ो, लेकिन चैडविक के न्यूट्रॉन खोजने से पहले सिर्फ दो तरह के ही पार्टिकल होते थे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये दोनों ही पार्टिकल उस जमाने में न्यूक्लियस को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल था और बड़ी आसानी से न्यूक्लियस के अंदर घुस सकता था। देखो सारे तार जुड़ गए। एनर्जी कहां से मिलेगी? भैया न्यूक्लियस से। कितनी मिलेगी? E=mc² के बराबर। कैसे मिलेगी? एटम को तोड़ने पर। अब एटम कौन तोड़ेगा? तो भैया वो था न्यूट्रॉन। तो आखिर एटम के ऊपर न्यूट्रॉन देकर किसने मारा? तो भाई साहब वो थे फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन और ओटो हान। अब जैसे ही यूरेनियम टूटा वो बेरियम और क्रिप्टन में बदल गया, लेकिन जब इन दोनों ने उन दोनों का मास जोड़ा यानी कि बेरियम और क्रिप्टन का मास जोड़ा तो वो यूरेनियम के टोटल मास से कम निकला। अब इनके ये बात पल्ले ना पड़े कि आखिर मास कहां गया, तो इन भाई साहब ने लीजा माइटनर को एक पत्र लिख डाला। लीजा माइटनर थी एक वैज्ञानिक, जर्मनी छोड़कर भाग चुकी थी क्योंकि हिटलर पावर में आ गया था, और तब लीजा माइटनर ने यह बताया कि भैया आइंस्टाइन की इक्वेशन याद करो, उसके हिसाब से जो मास कम हुआ वो एनर्जी में बदल गया। और जनवरी 1939 में ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, और जब और जांच करी गई तो पता लगा कि यूरेनियम के टूटने पर 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और यहीं से एक भयानक ख्याल का जन्म होता है कि अगर ये नए न्यूट्रॉन नए यूरेनियम के एटम से टकराएं और यूरेनियम के टूटने पर और नए न्यूट्रॉन निकलें जो फिर नए यूरेनियम के एटम से टकराएं, तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगी और लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। अब ये भयानक ख्याल आया किसके दिमाग में था? तो भैया
वो थे लियो सिजलार्ड। भाई साहब ने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को पेटेंट कराया और अमेरिका भाग गए। लियो सिजलार्ड हंगेरियन जूइश फिजिसिस्ट थे, जर्मनी से भागे अमेरिका पहुंच गए। ये आदमी न्यूक्लियर फिशन के बारे में सब कुछ जानता था और भाई ने सोचा कि इससे पहले हिटलर बम गोला बनाए अपन बना लेते हैं। लेकिन लियो सिजलार्ड को अमेरिका में कोई जानता ना था और बिना प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के आदेश के अमेरिका बम ना बना सकता। तो भाई ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करा और एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास पहुंच गए और उनके कान भर दिए कि महाराज याद है कि आज से 34 साल पहले आप मार्केट में E=mc² नाम का एक नशा छोड़कर आए थे। लो उसका नतीजा ले लो, इसे इस्तेमाल करके हिटलर हमारी छाती पे बम फोड़ेगा। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन डर गए और उन्होंने रूजवेल्ट को एक सलाह का पर्चा छाप दिया। भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें सब जानते थे, उनकी सलाह को इग्नोर कोई भी ना कर सकता था। और रूजवेल्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को चलाने का आदेश दे दिया। भैया मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए, चलो चलो बम गोला बनाते हैं। लेकिन फिर किसी को याद आया कि भैया अभी तक किसी ने ये साबित तो कराना कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब आखिर ये सब कैलकुलेशन ही तो है, आखिर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहाँ है? अब देखो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे ये क्या ऊटपटांग हरकत थी, मतलब बॉम्ब बनाने में तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, तो इन्हें कंट्रोल्ड वाली क्यों चाहिए? अब देखो थोड़ी देर के लिए आप जरा अपने आप को इन वैज्ञानिकों की जगह पर रखकर देखो। भाई साहब आप चल दिए बॉम्ब बनाने, किसके भरोसे? चेन रिएक्शन के भरोसे। लेकिन क्या इससे पहले किसी ने चेन रिएक्शन करके देखी? अब आप कहोगे कैसे देखेगा, बॉम्ब तो बना ही ना था। अब जरा ये बताओ कि अगर किसी ने चेन रिएक्शन करके ही ना देखी तो आप कैसे कसमें वादे खा रहे हो कि भैया रियल वर्ल्ड में चेन रिएक्शन चल जाएगी? क्योंकि ये तो बस थ्योरी थी। अब चेन रिएक्शन की संभावना को जानने का एक ही तरीका था, वो था कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ताकि चेन रिएक्शन को चलाकर उसे बंद करके डाटा रिकॉर्ड किया जा सके। अब यहाँ पर यह परेशानी थी कि अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं हुई तो मौके पर मौजूद हर एक आदमी मारा जाएगा और हजारों बाद में मरेंगे। अब कौन होगा जो इतना बड़ा रिस्क लेगा? मतलब एक तुक्के के भरोसे कौन इतना बड़ा जुआ खेलेगा? तो भैया ये जुआ भी खेला गया। किसने खेला? एनरिको फर्मी ने। और ये भाई साहब एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जो मुसोलिनी के डर से इटली से भागकर अमेरिका आ गए और मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। अब फर्मी ने एक रिएक्टर बनाया जिसको नाम दिया शिकागो पाइल 1 और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बेसमेंट में यानी अंडरग्राउंड बेसमेंट में सेटअप कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। एक साइंटिस्ट बाल्टी में लिक्विड कैडमियम भर के बिल्कुल तैयार खड़ा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कैडमियम से भरी हुई बाल्टी रिएक्टर के ऊपर फेंक देगा। अब ये तो इनकी तैयारी थी रिएक्टर को रोकने की। अब धीरे धीरे कंट्रोल रोड्स बाहर खींची गई, गाइगर काउंटर की आवाज तेज होने लगी और तेज, बहुत तेज। और फिर दोपहर के 3:25 पर फर्मी ने कैलकुलेशन करी और बताया कि भैया हमने कर दिखाया, इंसान ने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हासिल कर ली थी। अब ये चेन रिएक्शन थ्योरी नहीं बल्कि प्रूव हो चुकी थी। इसके बाद 1,30,000 लोग 24 घंटे मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर बॉम्ब बनाने में लग गए। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड टेलर के दिमाग में अलग ही कीर्तन चल रहा था। अब जरा टेलर को समझो, ये आदमी था हंगरी से जर्मनी में काम कर रहा था और जैसे ही हिटलर पावर में आया ये जर्मनी से निकल लिया। अब चेन रिएक्शन के कामयाब होते ही भाई साहब ने दिमाग लगाया कि भैया ये तो हो गई कंट्रोल वाली चेन रिएक्शन, लेकिन जरा ये सोचो कि जब बॉम्ब फटने के बाद यही रिएक्शन अनकंट्रोल्ड तरीके से होगी तब क्या होगा? अब टेलर के हाथ में एक कैलकुलेशन थी। उसने वो कैलकुलेशन आर्थर कॉम्पटन को दिखाई जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में मैट लैब का हेड था और मैट लैब का काम था न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए प्लूटोनियम तैयार करना। अब कॉम्पटन ने कागज उठाया, पढ़ा और उसके पैर कांप गए। आखिर उस कैलकुलेशन में ऐसा था क्या? तो भैया कैलकुलेशन थी ये कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब इतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन जल उठे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। अगर बॉम्ब फटने के बाद नाइट्रोजन जली तो एटमॉस्फेयर जलना शुरू कर देगा और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर को बंद करने का कोई स्विच नहीं है, जिसका नतीजा ये होगा कि पूरी धरती आग का गोला बन जाएगी। अब कॉम्पटन ने कांपते हुए हाथों से हांस बेथ को फोन किया। अब बेथ के बारे में भी जान लो, ये भाई साहब थे जर्मनी के नागरिक और हिटलर के आते ये भी अमेरिका निकल लिए। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जितनी भी कैलकुलेशन थी कि बॉम्ब की यील्ड कितनी होगी, चेन रिएक्शन कैसे चलेगी, न्यूट्रॉन कहां जाएंगे, एक्सप्लोजन का टेम्परेचर क्या होगा, ये सब कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी हांस बेथ की ही थी। मतलब वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का चीफ कैलकुलेटर था। अब बेथ ने एडवर्ड टेलर की कैलकुलेशन देखी, भाई बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने खुद कैलकुलेट करी, 2-3 बार कैलकुलेट करी और तीनों बार सेम आंसर। बेथ ने कहा कि एटमॉस्फेयर जलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। कॉम्पटन ने पूछा लगभग ना? बेथ ने कहा हाँ
लगभग ना। कॉम्पटन ने कहा कि अरे सीधा सीधा बताओ ये लगभग ना क्या होता है, अगर तुम गलत हुए तो। अब भैया बैथ की सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि इसका जवाब तीनों जानते थे। अगर बैथ गलत हुआ तो दोबारा कैलकुलेट करने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि इस गलती की कीमत थी पूरी की पूरी धरती। अब ये खबर लगी ओपनहाइमर को कि महाराज सारे काम छोड़ो, जल्दी आओ, ये कैलकुलेशन देखो, धरती का भविष्य दांव पर लगा है। और कैलकुलेशन देखने के बाद ओपनहाइमर का एक ही सवाल कि एटमॉस्फेयर इग्निशन के बारे में कितने लोगों को पता है। एडवर्ड टेलर ने कहा कि आपको मिलाकर बस 4। ओपनहाइमर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर एटमॉस्फेयर जलने वाली बात बाहर आ गई कि हम ऐसा बॉम्ब बना रहे हैं जो पूरी धरती को जला सकता है, तो प्रोजेक्ट खत्म। कांग्रेस फंडिंग रोक देगी, पब्लिक हल्ला काट देगी, लेकिन हिटलर फिर भी बॉम्ब बना लेगा। अब ओपनहाइमर ने आदेश दिया ये बात यहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब यहां से ओपनहाइमर ने ये लगभग 0 वाला चूरण कर्नल लेस्ली ग्रूव को चिपका दिया। अब कर्नल लेस्ली ग्रूव ने भी यही कहा कि लगभग 0 क्या होता है, ये बताओ कि वातावरण जलेगा कि नहीं जलेगा। अब ओपनहाइमर ने कहा कि लगता है कि नहीं जलेगा। अब लेस्ली ग्रूव ने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, करो टेस्ट। अब काम लगातार चलता रहा और टेस्ट से ठीक एक रात पहले ओपनहाइमर सो नहीं पा रहा था। वो रात को 2 बजे खुले में घूमते हुए बस यही सोच रहा था कि क्या होगा अगर बैथ का हिसाब गड़बड़ निकला तो। देखो ओपनहाइमर एक साइंटिस्ट था, वो लगभग 0 और 0 में फर्क जानता था। फिर 16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 पर पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और 3 हफ्ते बाद यानी कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला बॉम्ब गिरा दिया गया। हिरोशिमा और नागासाकी को मिलाकर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब ये तो हुआ सो हुआ, लेकिन हिरोशिमा में कुछ और भी हुआ था। मतलब आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, शॉकवेव आएगी, सब कुछ तहस नहस करके सबको बाहर फेंक देगी, क्या बस इतना ही होगा? नहीं भाई साहब, जब आग लगेगी तो ये आपको वैक्यूम क्लीनर की तरह अंदर खींच लेगी। और हिरोशिमा में भी ऐसा ही हुआ था। लोग अपनी जान बचाकर भाग नहीं पा रहे थे, बल्कि वैक्यूम की तरह आग में खिंचते ही चले गए। लेकिन कैसे, ये सुनो। देखो बॉम्ब गिरा, आग लगी, नॉर्मल आग होती तो बुझ जाती, लेकिन ये आग अलग थी। आप उदाहरण देखो, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, जब जगह खाली होती है तो ठंडी हवा उसे भरने को आती है। बिल्कुल यही काम चिमनी में भी होता है। इसी सिद्धांत पर घरों की चिमनी काम करती है। लेकिन अब ये ऊपर की तरफ उठती हुई हवा आग को और तेज करती है, मतलब आग और ज्यादा गर्म हवा को ऊपर भेजती है, फिर और ज्यादा ठंडी हवा साइड से आती है और ये एक लूप बन जाता है। अब ये जो साइड से हवा खिंचकर आ रही है, इसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि ये आसपास की चीजों को धमाके के सेंटर की तरफ खींच लेती है। ये आग अपना तूफान खुद बना लेती है और इसी को फायर स्टॉर्म कहा जाता है। फायर एंड स्टॉर्म, फायर स्टॉर्म। धरती पर मौजूद हवा ही न्यूक्लियर बॉम्ब को इतना विनाशकारी बनाती है, क्योंकि स्पेस में तो ये बॉम्ब सिर्फ चमक और रेडिएशन ही देगा, कोई शॉक वेव नहीं, कोई आवाज नहीं, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं। मतलब मार्वल वालों ने इस सीन में हमारा पागल बना दिया था। अब आपको टेलर साहब का वो सवाल याद है कि एटमॉस्फेयर जल जाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो किसी भी चीज को जलाने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, जिसे उस चीज का इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को लगातार चेन रिएक्शन की तरह जलाने के लिए उसके हर एक एटम का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर ले जाना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल असंभव है। देखो गैस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, डेंसिटी बहुत कम है तो धमाका होते ही और दूर फैल जाते हैं। अब जैसे किसी जगह लगी हुई आग से दूर खड़े होने पर हमें तपन कम महसूस होती है, वैसे ही धमाके की जगह से दूर मौजूद हवा उतनी तपन महसूस नहीं कर पाएगी कि उसमें नाइट्रोजन चेन रिएक्शन को सस्टेन कर ले। वैसे भी नाइट्रोजन को जलाना लगभग नामुमकिन ही है। अब ये बातें आज के लिए बिल्कुल सही हैं, कल की कोई गारंटी नहीं, क्या पता कल वो कोई क्या खोज के निकाल दे। अब जरा सीधा 1949 में चलो। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और अब दुनिया में 2 सुपर पावर न्यूक्लियर माल मसाला बनाकर बैठ गई। अब 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने एडवर्ड टेलर की सलाह पर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर दिया और ये वही टेलर था जिसने सोचा था कि एटमॉस्फेयर जल जाएगा। उस आदमी ने दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब बना दिया और इसके ठीक 9 महीने बाद सोवियत यूनियन ने भी हाइड्रोजन बॉम्ब बनाकर टेस्ट कर दिया। अब सोवियत यूनियन वालों ने यहाँ पर मैड स्ट्रेटेजी अपना ली, यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब हिंदी में कहूँ तो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। भाई साहब आपने सोवियत यूनियन के डेड हैंड का नाम सुना होगा, वैसे ये असली नाम नहीं है, इसका असली नाम तो पेरीमीटर है, जिसे आज रशिया ऑपरेट करता है। इस सिस्टम के होते हुए अगर रशिया में न्यूक्लियर हमला होता है और उसकी
पूरी लीडरशिप मारी जाती है तो रशिया के वॉरहेड्स अपने आप ऑटोमेटिकली रशिया के दुश्मनों पर जाकर गिर जाएंगे। अब इसे ऑपरेट करने के लिए रशिया में जगह जगह पर सेस्मिक और रेडिएशन सेंसर्स लगाए गए हैं। मतलब मोटा माटी मतलब ये निकलता है कि रशिया ने पूरी धरती की फील्डिंग सेट कर रखी है। ये सिस्टम 1984 में एक्टिवेट हुआ और आज भी लगातार चल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बतानी भूल गया, अब याद आ गई तो लगे हाथ बता भी देता हूँ। भाई साहब 1980 में फिजिक्स के एक नोबेल प्राइज विजेता पंडित थे, नाम था लुइस एल्वारेज, शायद आपने सुना भी हो। अब ये भाई साहब अपने जियोलॉजिस्ट बेटे, मतलब वो लोग होते नहीं जो धरती के जानकार वगैरह, उन्हें लेकर एक खोज पर निकले। और खोज थी ये कि भाई साहब को ये जानना था कि 65 मिलियन साल पहले धरती से जीवन का सफाया कैसे हुआ। अब पत्थरों की जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि इन पत्थरों में इरिडियम है, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में है। अब भैया धरती पर तो इरिडियम आसानी से मिलता ना, तो सवाल आया कि कहाँ मिलता है। तो भैया ये मिलता है धरती के बाहर से आने वाले एस्टेरॉइड्स में। अब ये सब जानने के बाद महाराज ने ये कहा कि भैया उस जमाने में एस्टेरॉइड आया था जो धरती से टकराया, धूल उड़ी जिसने सूरज की रोशनी ढक दी, पेड़ मर गए और फूड चेन तबाह हो गई और धरती से जीवन निपट गया। अब ये सब पढ़कर 1983 में अमेरिका के 5 लोग इकट्ठा आए, जिनमें पहले थे रिचर्ड टुर्को यानी एटमॉस्फेरिक केमिस्ट, दूसरे ब्रायन टून यानी के प्लेनेटरी साइंटिस्ट और तीसरे थॉमस एकरमैन, ये थे मेट्रोलॉजिस्ट, चौथे जेम्स पोलक यानी के नासा के साइंटिस्ट और पांचवे सबसे इंपॉर्टेंट कार्ल सेगन, जिन्होंने वो कॉस्मोस वाली किताब लिखी है, मेरे पास भी है, रुको दिखाता हूँ। देखो ये है, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं, ये जो किताब है कॉस्मोस, ये कार्ल सेगन ने लिखी है। अच्छी किताब है, अगर स्पेस के बारे में जानने का मन करे तो पढ़ लेना। अब भैया आदमी थे 5 लेकिन सवाल एक, बड़ी नाइंसाफी थी। लेकिन जरा सवाल तो सुन लो। और सवाल था ये कि अगर न्यूक्लियर वार हो जाए, आज के समय हो जाए, तो एटमॉस्फेयर का क्या होगा। अब भाई लोगों ने हिसाब किताब का पर्चा जोड़ मारा और ये बताया कि अगर 5000 न्यूक्लियर माल मसाले वाले बॉम्ब फट गए तो 1 बिलियन सूट यानी कि काला धुआं वातावरण में ऊपर जाएगा और लगभग 1 अरब टन धूल और मिट्टी धरती को चारों तरफ से लपेट लेगा। अब इतने बम गोले कौन फोड़ सकता है? तो भैया रशिया और यूएस, ये लोग मिलकर इतने बमों से दिवाली मना सकते हैं। अब ये जो काला धुआं है ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर निकल जाएगा, मतलब कि बारिश की रेंज से ऊपर चला जाएगा। और कब तक फंसेगा भाई साहब? दशकों तक। सूरज की रोशनी 70 से 90% तक कम हो जाएगी, मतलब पूरी दुनिया का टेम्परेचर गिरेगा। एवरेज टेम्परेचर लगभग -25 डिग्री हो जाएगा। खेती खत्म, खाना खत्म, फूड चेन खत्म। आप सुबह उठे आसमान है लेकिन सूरज नहीं है, हवा बिल्कुल गंदी, जैसे दुनिया पर किसी ने एक गंदा शीशा रख दिया हो। दोपहर हो गई वही हाल, शाम हो गई वही हाल, रात हो गई, अगला दिन हो गया, हफ्तों निकल गए पर वही हाल। घर से बाहर निकले तो सांस नहीं ले सकते क्योंकि हवा में सूट मौजूद है, रेडिएशन पार्टिकल मौजूद है, मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल मौजूद है। अब आंखें जलेंगी तो मास्क पहनोगे, लेकिन कितने दिनों तक? और नए मास्क कहां से लाओगे? भाई साहब पीने का पानी नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव बारिश ने ग्राउंड वाटर को पीने लायक नहीं छोड़ा। लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, जुलाई में -15 और अगस्त में -20। किसान की फसल खेत में तो थी पर क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, और पहले हफ्ते में ही खेत में खड़ी फसल मर गई। किसान खेत में गया, फसल को हाथ लगाया और वो टूट के बिखर गई। दुकानें, बाजार सब लूट लिए जाएंगे। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस के परिवार का भी वही हाल है। अब आपके पास पैसे तो हैं लेकिन खरीदने के लिए सामान नहीं है, और इस कमी को पूरा करने के लिए नई सप्लाई भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ट्रक नहीं चलेगा। अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है क्योंकि दुनिया में बिजली भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट से पैदा हुए ईएमपी ने पूरे के पूरे ग्रिड सिस्टम को ही फ्राई कर दिया। भाई साहब दवाइयां खत्म होंगी, डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। और ये सिर्फ पहले महीने का हाल है। न्यूक्लियर विंटर तो कम से कम 3 साल तक चलेगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया हमें कैसे पता कि ये सब हो सकता है, मतलब कोई सबूत तो होगा। तो भैया 1983 में TTAPS नाम का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। ये फंडेड नहीं था बल्कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की मेहनत का नतीजा था। ये रिसर्च साइंस जर्नल के अंदर छपी थी, जिसके पीछे मेन दिमाग था कार्ल सेगन का। लेकिन कार्ल सेगन सिर्फ जर्नल में लिखने वाला बंदा नहीं था, वो टीवी पर गया सबके सामने और उसने सीधा दुनिया को बताया कि न्यूक्लियर विंटर क्या चीज है। मतलब न्यूक्लियर वार का कोई विनर नहीं होगा, जो अटैक करेगा वो भी न्यूक्लियर विंटर में मरेगा। अब दोनों सुपर पावर यानी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि ये साइंटिस्ट गलत है, इनकी रिसर्च गलत है, ये प्रोपोगेंडा है। लेकिन कार्ल सेगन ने हार नहीं मानी, वो अकेला डटा रहा और फिर सोवियत
सोवियत साइंटिस्ट ने जब अपने आप कैलकुलेट किया तो उनका भी वही जवाब आया कि न्यूक्लियर विंटर सही है। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि भैया ये तो अमेरिका और रशिया की लड़ाई है, हमारा क्या लेना देना इससे, तो भैया सुन लो, 2006 में एलन रोबॉक नाम के साइंटिस्ट ने एक कैलकुलेशन की कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा और सबसे ज्यादा संभावना रशिया, नेटो और भारत पाकिस्तान के युद्ध की ही है। देखो, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपको भी बता देता हूँ। वैसे भविष्य में जब भी कभी भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो और पाकिस्तान का एलिट क्लास जिसमें आर्मी, जनरल्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और उनकी फैमिलीज आपको देश छोड़कर भागती हुई दिखाई दे, तो समझ लेना कि मामला न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। भाई साहब, मरेंगे तो आम लोग ही, ये अमीर लोग तो अपनी गर्दन बचाकर निकल जाएंगे। न्यूक्लियर वॉर में सबको हराया तो जा सकता है, लेकिन इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। अगर पूरी ही दुनिया डीन्यूक्लियराइज हो जाए तो ये सबसे बढ़िया होगा, लेकिन क्या दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब का पीछा इतनी आसानी से छोड़ेगी? मतलब पर्सनली मुझे तो ऐसा ना लगता। लेकिन अगर न्यूक्लियर वार इनएविटेबल हो, उसे रोकना नामुमकिन हो, तो क्या तैयारी की जा सकती है? तो भैया, इसके लिए हमें लार्ज स्केल सिविल न्यूक्लियर शेल्टर चाहिए। भारत में ऐसे शेल्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सरकारी तंत्र को बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी मिलिट्री फोकस्ड है। सिविल अलर्ट सिस्टम पर काम चल रहा है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले अचानक से सबके मोबाइल पर अलर्ट आने शुरू हुए थे। ये इमरजेंसी की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सूचना दी जाएगी, उसकी एक ड्रिल थी। मतलब काम चल रहा है। देखो, न्यूक्लियर विंटर में सूरज की रोशनी तो ना के बराबर होगी। इसका इलाज है अंडरग्राउंड वर्टिकल फार्मिंग। ये नेदरलैंड और जापान में बहुत लंबे समय से की जा रही है और भारत में कमर्शियल स्केल पर है। और भैया, हमें स्प्रुलिना उगाना पड़ेगा। ये बहुत कम रोशनी में, बहुत कम जगह में बहुत तेजी से उगता है। ये एक प्रकार का एल्गी है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है। क्यूबा ने 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इसकी खेती शुरू करी थी। भारत को ये मॉडल कॉपी करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से भारत का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, जिसका इलाज है फराडे केज। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, अब सिविलियन पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे जरूरी, मेडिकल और हेल्थ प्रिपेयर्डनेस। हमें पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए। भारत के पास अपना कोई भी नेशनल स्टॉक पाइल नहीं है। अगर सबसे सुरक्षित जगह की बात करूं तो भारत में अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट का रीजन, हिमाचल, उत्तराखंड की पहाड़ियां लोगों को सुरक्षित शेल्टर देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और भैया, सबसे जरूरी है आम लोगों को एडुकेट करना, ताकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लोग दिमागी रूप से प्रिपेयर रहें। ये सब कदम उठाने से एक बात तो तय हो जाएगी कि हम तो अपनी बहुत बड़ी आबादी को बचा लेंगे, लेकिन जो हमला करेगा वो धरती से मिटा दिया जाएगा। एक बड़े देश का फायदा ये भी होता है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे लिए सबसे बेहतर ये होगा कि कभी न्यूक्लियर वार हो ही ना। पर उम्मीद करते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि आए और कल भी दुनिया वैसी ही हो जैसी आज है। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।